स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चालू किया था, केटीजी। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोग ने मेयर सिमुलेशन किया था लास्ट वाला। मैंने बोला था दो क्वेश्चन है, प्रेशर वाला या मेयर सिमुलेशन वाला, दोनों 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं ये चैप्टर से जो 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। फ्लूइड में भी दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन से वाले? एक अपना ये हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, और दूसरा कौन सा था? बर्नौली क्या कर। ओके, तो ये दो चैप्टर में अभी हम लोग ने 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे। ओके, थर्मो में कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो 4 मार्क्स के लिए था, मैग्नेटिक मटेरियल में भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 4 मार्क्स के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केटीजी में मैंने ये भी नोटिस किया ना कि केटीजी के एमसीक्यू आ रहे हैं, यानी केटीजी में से कंफर्म एमसीक्यू आएगा बोर्ड में। ओके, कुछ पेपर्स में देखा मैंने तो 2 एमसीक्यू केटीजी में से पूछ रहा है, कुछ पेपर्स में 1 एमसीक्यू केटीजी में पूछ रहा है। मैंने इसमें कम एमसीक्यू डाले क्योंकि टाइप होने में टाइम लग रहा था और बहुत प्रॉब्लम दे रहा था वो फॉर्मुलेस वगैरह इसके। ओके, चलो, अब बाद में टाइम मिला तो डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को मेयर सिलेक्शन के बाद समझना है कि समझो कोई भी हीट रेडिएशन आया है, कोई भी हीट रेडिएशन आया, समझो उसको बोलते हैं कि क्यू। ये मेरा टोटल हीट रेडिएशन है जो कोई भी सब्सटेंस से पड़ रहा है। समझो यहाँ पे एक प्लेट है, एक मेटल है, एक सरफेस है, कोई भी सब्सटेंस में एक हीट रेडिएशन पड़ रहा है तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। या तो पूरा के पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे सन की लाइट आई वो पूरी मुझ में एब्जॉर्ब हो जाएगी, या एक चीज ये होगा, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ग्लास रख दिया मैंने तो ग्लास पे लाइट आई और उसके नीचे निकल गई। ओके, तो ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर रिफ्लेक्ट होगा। ये 3 ही काम होता है। ओके, रिफ्लेक्ट होगा यानी टकरा के रिटर्न चले जाएगा। ओके, तो या तो एब्जॉर्ब होगा, या तो ट्रांसमिट होगा, या तो रिफ्लेक्ट होगा। जब एब्जॉर्ब होता है ना जो पार्ट, समझो क्यू का, क्यू टोटल एनर्जी थी, टोटल हीट रेडिएशन था, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। कुछ पार्ट क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया। और कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया? ओके, अब क्या होगा कि अगर मैं ये तीनों को टोटल से डिवाइड कर दूं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू। और ये Q अपॉन क्यू कट गया, हो गया 1। क्या हो गया? 1 क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू। ओके, अब ये जो क्यू ए अपॉन क्यू है ना, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई टोटल में से जो आई थी। ओके, द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड एज क्यू अपॉन क्यू। और इसी को कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऐसी चीज है जो किसी दो क्वांटिटी का रेशियो दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पे टी, टी का मतलब क्या? कितनी हीट ट्रांसफर हुई टोटल हीट में से। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये एब्जॉर्प्शन, हाँ, ये ट्रांसमिशन और बाद में रिफ्लेक्शन। तो R इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन। ओके, अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? A इज इक्वल टू 1 प्लस टी प्लस आर। तो ये मेरा छोटा सा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है। वो एमसीक्यू मैंने डाला है पेपर में, हम लोग करेंगे बाद में। अब इस टॉपिक के बाद एक चीज है जिसको बोलते हैं एथरमेनस सब्सटेंस एंड डायथरमेनस सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, 1 या 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछेगा, बट 2 मार्क्स तक पूछ सकता है। ओके, डेरिवेशन में अगर पूछा तो ये बोलेगा तीनों का एडिशन 1 होता है, ये शो करो, बस और कुछ नहीं पूछेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ नाम नहीं है, सिर्फ तो दिखाएगा ये a प्लस टी प्लस आर इक्वल टू 1, ये शो करो। ओके, अब क्या होगा? इसके बाद एक चीज है जिसको बोलते हैं एथरमेनस सब्सटेंस। एथरमेनस एंड डायथरमेनस। इसमें और भी एक चीज आती है, 2 चीज आती है। एक आती है ओपेक बॉडी और एक होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी। बता रहा हूं मैं, जो है उसमें टी आर कभी भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब टी आर का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन 0 नहीं हो सकता, ट्रांसमिशन कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? डायथरमेनस बोलते हैं। और एथरमेनस में क्या होता है? कैन नॉट पास, यानी ट्रांसमिशन।
क्यू आर पकड़ लो, अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो क्यू आर पकड़ लो। ओके, तो एथर में ना सब्सटेंस क्या करता है, कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट कर सकता है और ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वापस से समझाता हूँ एक बार, देखो डायथर्मिनल सब्सटेंस यानी क्या, ये ट्रांसमिशन जीरो नहीं हो सकता। अब ट्रांसमिशन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तीनों है ना, तो इसमें ट्रांसमिशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, यानी कुछ ना कुछ तो वो हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, आर पार करेगा। ओके, और एथर में ना सब्सटेंस क्या है, ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ये इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब क्या आएगा, पूरी जो हीट आई वो कुछ ना कुछ या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पूरी जो हीट आएगी वो ट्रांसमिट नहीं होगी, इधर से उधर आर पार नहीं जाएगी, वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, और डायथर में क्या होगा, वो कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा। हो सकता है पूरा के पूरा ट्रांसमिट कर दें, बट कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिट करेगा ये डायथर से। अब ओपेक सब्सटेंस क्या होता है, पहले ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो पूरा के पूरा ट्रांसमिट कर देता है, यानी इसका टी आर जो यानी क्यू आर क्यू टी इक्वल टू वन होता है, पूरा के पूरा ट्रांसमिट कर देता है। और ओपेक जो होता है वो पूरा के पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसमें क्या होगा, क्यू ए इक्वल टू वन होता है, ये याद रखना। ओपेक यानी पूरा एब्जॉर्ब कर दिया, मैंने काला ब्लैक कलर का कपड़ा पहना तो पूरा क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद हम लोग को समझना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक चीज होती है जो पूरा क्या पूरा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करती। समझाने के लिए, कोई गर्मी का टाइम हम लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड होती है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी अभी तक बनी नहीं, यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, बट फिर भी फेरी को एज अ आइडियल ब्लैक बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज होती है जो पूरा एब्जॉर्ब करती है। देखो कई जगह पे ऐसी चीजें काम आती है जहाँ पे हम लोग हीट को एक दूसरी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूटिलाइज कहीं और जगह पे करते हैं, यानी उसको मैं लेके जाऊंगा और कहीं और जगह पे डालूंगा जहाँ पे वो हीट यूटिलाइज हो सके। डायरेक्ट कई जगह पे हम लोग रिएक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम लोग हीट करेंगे उसको तो हो सकता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी लगे या कुछ प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हीट को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो वो टाइम पे ऐसा ब्लैक बॉडी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी होती है जो पूरा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। अब नेचर में ब्लैक बॉडी नहीं मिलती, बट फिर भी जो सबसे ज्यादा उसका अच्छा एग्जांपल है वो ऐसा है कि लैम्प ब्लैक एक कलर है, अगर उसको हम लोग ने कोट किया, आता है ना यूट्यूब वगैरह पे, ये ब्लैकेस्ट कलर है ऐसा कुछ, उसको कोट किया तो वो ऐसा ब्लैक बॉडी के जैसा काम करता है क्योंकि वो पूरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी यहाँ पे फैरी एक है जिसकी ब्लैक बॉडी जो नियरली एक एग्जाम्पल है कि ये ऐसी ब्लैक बॉडी बन सकती है। फेरिस ब्लैक बॉडी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायग्राम कभी हो सकता है कि 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, बताओ डायग्राम को एक्सप्लेन करो या उसके बारे में बताओ। ओके, फिर भी इस साल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को करना है। ओके, तो फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम क्या होता है, वो डबल वॉल डायग्राम है। उसमें कैसा होता है कि एक तरफ से लाइट आती है, हाँ वो लाइट आती है, अब वो टकरा के रिटर्न रिफ्लेक्ट ना हो इसके लिए एक वेज शेप बनाया हुआ है वहां पे कॉर्नर में, ध्यान से देखो, हाँ वहां पे वेज शेप है कि उससे टकरा के वो बॉडी उसका डायरेक्शन चेंज होता है। फिर वो डायरेक्शन चेंज होता है, वो टकराते रहती है कंटिन्यूअसली, इनफाइनाइट टाइम वो टकराते रहती है जब तक लाइट की एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती बॉडी में। ओके, अच्छा ब्लैक बॉडी की खास बात ये होती है कि वो जितना हीट एब्जॉर्ब करती है वो उतना के उतना पूरा ट्रांसमिट कर सकती है, यानी वो 100% एब्जॉर्ब करिए तो 100% हीट को ट्रांसफर कर सकती है, ये खास बात होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, बट फिर भी आइडियल कंडीशन में परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व नहीं होती। अब ब्लैक बॉडी के बाद एक और चीज है जिसको बोलते हैं कैविटी रेडिएशन। ये क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे मैंने होल्स क्रिएट किए, अगर हमने एक पत्थर या ऐसी ऐसी कोई ऑब्जेक्ट ले ली, जैसे स्पंज पकड़, स्पंज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर मैं स्पंज ले लूं जिसमें मैंने बहुत सारे होल्स क्रिएट करे और उसको मैं हीट रेडिएशन प्रोवाइड करूं, तो क्या होगा कि वो जो हीट रेडिएशन है वो अंदर इस पोर से अंदर जाएगा, बट वो अंदर टकराते रहेगा, उसकी कैविटीज में ही घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअसली, जब तक वो पूरी हीट यानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। तो वो जो पोर्स वाली चीज है या उसी को कैविटी रेडिएशन बोलते हैं। ओके, अचानक में कैविटी रेडिएशन आ गया, बच्चे बोलते हैं बाहर का क्वेश्चन डाला, बाहर का क्वेश्चन, बाहर का क्वेश्चन नहीं है वो, कैविटी रेडिएशन भी इसी का पार्ट है। इसमें छोटा सा पार्ट है ब्लैक बॉडी के नीचे वाले साइड में, ये लिखा हुआ है कि कैविटी रेडिएशन क्या होता है। 1 से 2 मार्क्स के लिए बस आएगा, मैक्स तो वो भी नहीं आएगा, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर आया।
तो कैविटी रेडिएशन भी समझ लेना है इसके साथ। ओके, देन अब ब्लैक बॉडी के बाद एक और चीज है, क्या है ब्लैक बॉडी के बाद हम लोग को समझना है कि एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इसको समझाओ, जनरली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया है कि कोई भी बॉडी जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, और एक लिमिट के बाद फिर वो रेडिएशन रिमूव करना चालू करती है। तो जब वो रिमूव करना चालू करती है रेडिएशन, तो पहले तो हम लोग को कम टेम्परेचर पे दिखाई नहीं देता, यानी समझो कोई चीज गर्म है, अब साहिल ने जाके सब पकड़ लिया पूरी, उसको बाद में लगेगा चटका, बाद में मालूम पड़ा क्यों गर्म है, हम लोग को पता नहीं होता कोई भी चीज गर्म है। ओके, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर होना चाहिए, जब से समझ में आने लग गया था हम लोग को क्या वो चीज गर्म है। ओके, 1000 डिग्री सेल्सियस के बाद वो चीज गर्म होना चाहिए थी। और पहले कोई भी चीज 1000 से 3000 में मेरे हिसाब से वो पहले रेड हॉट होती है, यानी वो पहले रेड कलर में आती है, क्योंकि वो रेड कलर जो होता है उसकी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है। फिर और टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होते जाती है। रेड कलर की अराउंड 700 to 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। तो जब वो रेड कलर होता है तो हम लोग को वेवलेंथ दिखाई देना चालू होती है। इसका मतलब जो छोटे कम टेम्परेचर पे जो रेडिएशन रहता है उसकी वेवलेंथ और ज्यादा हाई रहती है। समझ में आ रहा है? यानी 800 तक का विजिबल रीजन है, जहां तक हम लोग देख सकते हैं वेवलेंथ को, कलर्स को हम लोग देख सकते हैं। 800 के ऊपर हम लोग कलर को देख नहीं सकते। 400 to 800 नैनोमीटर हम लोग लाइट को, कलर को देख सकते हैं, राइट? तो वो पहले यानी जब रेडिएट हो रहा था, यानी अभी 1000 डिग्री तक नहीं पहुंचा, अभी 100 डिग्री पे मैंने आके हाथ रख दिया तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वो कलर नहीं शो रहा था, एमिट नहीं कर रहा था रेडिएशन, रेडिएशन एमिट कर रहा था, बट उसका जो रेडिएशन था उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी। तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इस वजह से वो क्या कर रहा था, एमिट नहीं कर, यानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बट अब क्या हुआ, वेवलेंथ धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो जब 3000 के ऊपर गया, 1000 के ऊपर गया, 2000 3000 में, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ धीरे धीरे वो होते जाएगी, यानी कम होते जाएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होते जाएगी तो फिर वो अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक किस पे आएगी, रेड पे आएगी। तो मुझे रेड कलर दिखाई दे। और अगर मैंने उसको गर्म किया तो वो रेड के बाद जो धीरे धीरे और उसकी वेवलेंथ कम होते जाएगी, और फिर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस पे वो व्हाइट पे आएगी। अब व्हाइट पे मुझे क्या होगा, व्हाइट पे मुझे वो कलर दिखाई देगा, यानी व्हाइट दिखाई देगा। तुम लोग ने अगर ध्यान दिया हो तो लावा वगैरह वोल्केनो देखते हो तो उसके ऊपर जो होता है ना, सिल्वर जैसा या व्हाइट कलर जैसा दिखाई देता है। वो उस रीजन की वजह से दिखाई देता है कि वो ज्यादा है, यानी 5000 6000 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो हीट रेडिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, ये जो रेडिएट, कोई भी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी और फिर रेडिएट रेडिएट करेगी, वो तो किस पे डिपेंड करता है, उसको आर बोलते हैं रेडिएशन। वो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए और स्मॉल टी। अब इसमें क्या होता है, ये रेडिएशन किस पे डिपेंड करेगा, क्यू का मतलब उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। ओके, अपॉन में आर, ए, ए यानी कितने एरिया में उसने एब्जॉर्ब की, और टी का मतलब टाइम, टाइम यानी कितने टाइम तक के लिए वो बॉडी हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही थी। ये तीनों चीजें पे हीट रेडिएशन क्या होगा, डिपेंड करेगा, हम लोग को याद रखना। ओके, और ये भी होता है कि उसका मटेरियल कैसा था, उसका सरफेस कैसा था। यानी सरफेस अगर एकदम प्लेन होगा, प्लेन यानी एकदम स्मूथ सरफेस होगा, तो वो कम रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर सकती है ना। बट अगर उसमें होल्स हो गए, ब्लैक बॉडी का या कोई भी बॉडी का, अगर उसमें होल्स हो गए या पोर्स हो गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ओके, तो ये सब रीजन होते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कितना करेगी, या कोई भी बॉडी रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, हीट रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है। ओके, देन इसके बाद जो है वो एक डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ। अब देखो दो तीन ही चीजें बची हैं, एक किरचॉफ बचा है, वो अच्छे से पढ़ना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन बचा है, और एक विंड डिस्प्लेसमेंट बचा है, बस ये तीन हो गए। उसके बाद हम लोग बाद है किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, अब बहुत छोटा सा है, यानी ऐसा लगेगा कि 2 मार्क्स का भी नहीं है, बट हम लोग को करना है, और इसमें हम लोग को समझाना है, मगर कि पहले क्यू क्या है, ए क्या है, क्यू ए क्या है, आर क्या है, आर बी क्या है। बट इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं भूल गया बताने। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, ये हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग ने एब्जॉर्प्शन देखा, ट्रांसमिशन देखा और रिफ्लेक्शन देखा, राइट? अब कोई कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है, एमिशन यानी क्या, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, समझे एक बॉडी थी उसने पूरा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगी, अब एमिट करेगी। तो कितना एमिट करेगी वो हम लोग को निकालना है। तो वो एमिशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन ई, उसी को एमिसिविटी भी बोलते हैं, एमिसिविटी। ओके, उसको क्या करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आर अपॉन आर बी। अब इसका मतलब क्या है,
आर का मतलब कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की, यानी उसके सरफेस पे कितना रेडिएशन, या फिर वो कितना रेडिएट कर रही है। कोई एक नॉर्मल बॉडी है, समझो मेरी बॉडी या कुछ, मैंने हीट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद मैं कितना रेडिएट कर रहा हूँ। ओके, मेरी बॉडी कितना रेडिएट कर रही है, और अपॉन में है एक, अगर मेरी बॉडी की जगह अगर एक ब्लैक बॉडी होती तो वो कितना हीट रिमूव करती, क्योंकि हाँ वो आरबी है। तो ये रेडिएशन में वो बॉडी है जिस नॉर्मल बॉडी का है, ये रेडिएशन जो है वो नॉर्मल बॉडी का है, जबकि ये रेडिएशन जो है वो किसका है, ब्लैक बॉडी का। तो ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी परफेक्ट होती है ना, जितना वो एब्जॉर्ब करती है पूरा के पूरा रिमूव करती है। अभी समझो एक ब्लैक बॉडी थी और एक मेरी बॉडी थी, हम दोनों ने क्या किया, सेम हीट ली, एब्जॉर्ब की। चलो देखते हैं, समझते हैं। ओके, समझो यहाँ पे एक है ब्लैक बॉडी, यहाँ पे एक है मेरी बॉडी नॉर्मल। ये ब्लैक बॉडी को मैंने ऐसा डार्क कर दिया। ओके, और ये नॉर्मल बॉडी है, ये दोनों को स्प्रिंग से ऐसा अटैच कर दिया मैंने, यार जरूरत भी नहीं हो दिखाने की। बट अब क्या है, तो ये बॉडी नॉर्मल बॉडी है, इसके पास आर है, ये आर एमिट करने वाली है, जबकि इसके पास ये जो है ये आर बी एमिट करने वाली है, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन। ओके, तो अगर मैं इन लोग की एमिसिव पावर देखूं, तो ये वाली जो आर है इसका रेडिएशन अपॉन में ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है, समझा। यानी ये कितना रिमूव कर रही है। ब्लैक बॉडी अगर होती, इसको छोड़ दो, अभी ब्लैक बॉडी को मत देखो, सिर्फ इसकी बात करो, इसके पास हीट है समझो, तो अब ये हीट रिमूव कर रही है, तो इसका हीट रेडिएशन क्या होगा, एमिसिव पावर या एमिसिविटी क्या होगी, के आर, यानी इसका रेडिएशन अपॉन में अगर उसकी जगह पे एक ब्लैक बॉडी होती तो वो कितना रेडिएट करती, समझा। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं, समझो अगर यहाँ पे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मिटा दिया। ओके, अगर समझो यहाँ पे मैं ब्लैक बॉडी रखूँ, यानी सिर्फ ब्लैक बॉडी को देखूं, तो ब्लैक बॉडी कितना कर सकती है, 100% कर सकती है, यानी जितना वो लेगी उतना ही करेगी। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर बी, ये आर बी कैंसल, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए ई 1 होता है, क्योंकि वो जितना ले सकते हैं पूरा के पूरा रेडिएट कर। किर्चॉफ लॉ ये बोलता है कि अगर एक कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ओके, तो वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी हीट एमिट करेगी, बस, समझा। यानी उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स होगा किसके कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, रेडिएशन नहीं बढ़ा ना, एमिशन, यानी जितना वो लेगा उतना पूरा के पूरा दे देगा, ऐसा बनना चाहिए। बट आगे बढ़ते हैं, तो जितना वो लेने वाला है, यानी जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना पूरा के पूरा वो रिमूव करेगा। ओके, जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना पूरा रिमूव कर रहा है। तो अब इसमें समझते हैं, समझो ये मैंने ये दो बना दिया, अब दोनों समझो ब्लैक बॉडी है, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले समझते, पहले एक नॉर्मल बॉडी है। तो एक नॉर्मल बॉडी है तो वो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, देखो टोटल हीट क्यू आई, क्यू में से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या निकाला था हम लोगों ने, वो ऐसा था, क्या था, ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू, याद है ये, पक्का, चलेगा। तो अगर मुझे ये क्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये ए जो है ये बड़ा वाला और ये छोटा सा ए बताया हुआ है, कैपिटल लिखो तो और कंफ्यूज हो। ओके, चलो, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये जो है कितना एब्जॉर्ब हीट की उसने, और ये क्यू क्या है, टोटल हीट जो आएगी, समझ में आ रहा है। अब वो जितना समझो नॉर्मल जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा, हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, तो समझो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो भी है। ओके, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी जगह आर लिख दो, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इतना समझा। अगर चाहो तो मैं क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे आर की वैल्यू क्या मिलेगी, साइड में लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ए। तो ये नॉर्मल बॉडी के लिए मैंने लिख दिया। इसमें एक एक चीज बताना पड़ेगा कि क्यू ए क्या है, कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, क्यू क्या है टोटल हीट जो इंसिडेंट हुई इस पे, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, आर क्या है नॉर्मल बॉडी का रेडिएशन है, समझ लो कि वो कितना रेडिएट कर रहा है। ओके, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्मॉल क्यू ए है ये पूरा, कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। अब ये इतना हो गया, तो इसको साइड में रख लेते हैं। अब बात करते हैं एक ब्लैक बॉडी। तो अगर एक ब्लैक बॉडी होगी मेरे पास तो उसका क्या होगा, वो जो टोटल हीट आएगी, वो टोटल हीट मेरी क्यू है, वो टोटल हीट पूरी के पूरी क्या करेगा बंदा, पूरी के पूरी निकालेगा।
यानी उसका देखो नॉर्मल बॉडी में आर जो होता है वो टोटल क्यू के बराबर नहीं होता, वो क्यू इंटू ए के बराबर होता है। यहाँ पे क्यू इंटू ए ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा इजी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है नॉर्मल बॉडी में। बट इसके लिए क्या होगा, जितनी भी हीट आई वो पूरी की पूरी क्या करेगा, वो कर डालेगा, यानी वो कर एमिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्यू की क्या, क्यू इक्वल हो जाएगा आर बी के। आर बी यानी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, क्योंकि वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तुम लोग को समझाना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश में अच्छे से, कि वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टोटल हीट इतनी थी वो एब्जॉर्ब कर रहा था, वो टोटल के टोटल रिमूव कर डालेगा। और ये टोटल नहीं रिमूव करेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका पॉइंट ये जीरो में ही रहता है कुछ भी, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी रेडिएशन के, नहीं जितना रिमूव करेगा उसकी वैल्यू। तो हम लोग को क्या प्रूफ है, क्यू इंटू ए इज इक्वल टू आर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक काम करता हूँ, क्यू इज इक्वल टू आर भी बता दिया मैंने, ये क्यू की जगह पे मैं आर भी लिख देता हूँ, चलेगा। चलो लिखते हैं, क्या था पहले वापस से लिख देता हूँ ना, कंफ्यूज ना हो जाए। क्यू इंटू ए इज इक्वल टू आर ऐसा था। अब क्यू की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, आर बी लिख देता हूँ। चलो लिख देते हैं, आर बी इंटू ए इज इक्वल टू आर, चलेगा। और ये आर बी को उधर नीचे लेके चले जाता हूँ, वो भी चलेगा। तो ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी हो गए। बट हम लोग ने क्या अभी बताया था कि ई क्या होता है, आर अपॉन आर बी। तो आर अपॉन आर बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो ए इज इक्वल टू ई हो गया प्रूफ, समझा। अब लोग सिर्फ प्रूफ करना है कि ए क्या होता है, ई के बराबर होता है। ओके, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, वो इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। अब इसको और अच्छे से ऐसा लिखते हैं कि ए लैम्डा, लैम्डा एक्चुअली उसकी वेवलेंथ बताता है, तो वो इक्वल टू होता है ई लैम्डा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम किरचॉफ लॉ। तो ये है किरचॉफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किरचॉफ लॉ के बाद जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रेडिएशन। मेरा जो पेपर था 2014 का राउंड, तो उसमें ये आया था क्वेश्चन। ओके, 2 मार्क्स के लिए, मुझे सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आया था, बट अभी स्पेक्ट्रम समझाने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आ सकता है। हाँ, ये सेम चीज, सेम लाइन। अब उसके बाद तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ओके, तो उसमें कैसा होता है, हम लोग को चैप्टर का नाम अलग था कुछ, या यही था क्या नाम? तो ये ऐसा ही डायग्राम बनाना होता है, ऐसा कुछ मुझे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। डायग्राम थोड़ा सा गलत है, स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, डायग्राम ऐसा है। हाँ, ऐसा ही डायग्राम है, ऐसे 2-3 लाइन जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैम्डा है। मैं डायग्राम समझाया था तुम लोगों को कि क्या है, यहाँ पे क्या है लैम्डा, और यहाँ पर क्या है टेम्परेचर है ना, या आर है यहाँ, कि कितना रेडिएशन हो रहा है। अभी तो सबसे हाईएस्ट है वो कितना है, 5500 के। ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 5500 के। देखो एटलीस्ट बना तो सब सकते हैं, यानी अगर एक्सप्लेन नहीं भी करने आ रहा है तो कम से कम तुम लोग डायग्राम तो देख के बना सकते हो ना, उसकी प्रैक्टिस देखो। फिजिक्स में डायग्राम्स बहुत कम होते हैं पहले तो कुछ डायग्राम्स है, जैसे ब्लैक बॉडी का हो गया, ये स्पेक्ट्रम का हो गया, या जो भी चैप्टर में डायग्राम है तो वो कर लो अच्छे से, समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि डायग्राम पूछ सकता है ना, एक वो एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये वो, उसको भी कुछ वैरायटी चाहिए ना पेपर में, तो वो डायग्राम पूछ सकता है, समझ लो। बायोलॉजी में भर के डायग्राम होते हैं। ओके, अब इसमें कम डायग्राम। अब ये स्पेक्ट्रम का डायग्राम तो याद रख लो कि यहाँ पे क्या दिया, रेडिएशन दिया, यहाँ पे क्या दिया, वेवलेंथ दिया है। इसमें समझना क्या होता है कि जब सबसे हाईएस्ट मेरा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा 5500 जब टेम्परेचर है, तो वो टाइम पे लैम्डा जो है वो बहुत कम है। कितना है लैम्डा यहाँ पे, और थोड़ा शिफ्ट होते जाएगा, यानी टेम्परेचर कम होते जाएगा ना, तो ये ऐसा शिफ्ट होते जाएगा, तो टेम्परेचर की वजह से ये वेवलेंथ बढ़ते जाएगी। यानी टेम्परेचर अगर कम होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो वेवलेंथ आगे बढ़ते जाएगी। समझ में आ रहा है। हम लोग सिर्फ ये स्टार्टिंग वाली वेवलेंथ ही देख सकते हैं, कम वाली वेवलेंथ अगर आगे बढ़ी ना तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। बाद में तो देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर और कम कर दूं ना मैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी, ये वेवलेंथ, या और आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो वो मैं नहीं देख पाऊंगा रेडिएशन। वेवलेंथ कम होती है तो ही हम लोग देख सकते हैं। विजिबल रीजन क्या है अपना, 400 to 800 नैनोमीटर, ये अपना विजिबल रीजन है। बट अगर इसके ऊपर अगर गई वेवलेंथ तो हम लोग नहीं देख सकते। ओके, तो वेवलेंथ विजिबल रीजन से आगे जाएगी तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो वो हीट रेडिएशन उसको समझाता है, इसको समझाता है। अच्छा, इसमें ये भी समझाता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर। जो वेवलेंथ है मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। और इसी को क्या बोलते हैं,
इसी को बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, समझा? ये क्या है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, तो ये है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या बोलता है कि जो लैम्डा मैक्स यानी मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये समझो इसकी पहले वाले की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे कितनी दी है, वैल्यू दी है इसकी। सबसे लास्ट वाली, हाँ, ये सबसे फर्स्ट वाली कितनी है? 500 नैनोमीटर है ना, समझ रहे हो, नैनोमीटर। तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम आ रही है। देखो स्टार्टिंग में वैल्यू कम आएगी ना, नैनोमीटर, स्टार्टिंग में वैल्यू कम आएगी, फिर टेम्परेचर क्या होते रहेगा, कम होते जाएगा, तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगी। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ओके, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसा। तो ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ये लैम्डा मैक्स इक्वल प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊंगा मैं, तो इक्वल की साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल की साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगे बी, और बी अपॉन टी। तो ये बी क्या है मेरा, ये क्या है, ये है वीन्स कांस्टेंट। हो गया, बस ये सिंपल है, ये इतना सा लॉ है। ओके, बट हम लोग को बी की वैल्यू याद रखनी है, या फिर पेपर में देगा वो। बताओ क्या है बी की वैल्यू? 2.97 ऐसा कुछ है। 2.97, b is equal to 2.897 into 10 to minus 3, तो उसके मीटर पर केल्विन। हाँ, ओके, मीटर पर केल्विन। टेम्परेचर रहेगा वो केल्विन, अपॉन नहीं होगा। क्यों अपॉन नहीं होगा, बता रहा हूँ। ये टी इधर मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू टी। तो लैम्डा क्या होता है, मीटर में होता है, समझ रहे हो, और टी किस में होता है, केल्विन में होता है, तो मीटर केल्विन हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये हो गया वी डिस्प्लेसमेंट। अब एक लास्ट, अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई, इसको है ना एक एक को एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट को इसमें एक्सप्लेन करना है। इसमें 4-5 पॉइंट है। ये हो सकता है 2-3 मार्क्स के लिए तो आएगा, 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन भी करने वाला, तो डायग्राम और फिर एक्सप्लेनेशन वही बताएगा, यानी उसमें एक एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ओके, कि उसमें क्या होता है, वेवलेंथ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होते जाएगी, फिर कुछ ये मटेरियल के लिए जिसका टेम्परेचर कम होता है उसके लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो विजिबल इंजन के अंदर नहीं होती, वो सब समझाना है। ओके, चलो, उसके बाद एक लास्ट चीज है। वो लास्ट चीज क्या है, उसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है, स्टीफन, स्टीफन एस है ना, स्टीफन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है वो लॉ, जो रेडिएशन है, हीट रेडिएशन, वो प्रोपोर्शनल है। लास्ट में यहाँ पे कहाँ पे बताओ, यहाँ पे बता दो। तो जो हीट रेडिएशन है आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर जितना भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी फोर्थ पावर निकालो, तो बॉडी उतना रेडिएशन करेगी, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब इसमें ये क्या होता है कि जब आर इक्वल्स टू हम लोग साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा टी रेज टू 4, सिग्मा यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू क्या हुआ, सॉरी, बोल्ट्जमैन नहीं, स्टीफन कांस्टेंट है, क्योंकि स्टीफन ने लिया था, मैं बोल्ट्जमैन में रुक जा रहा हूँ। तो ये 5.67 जूल अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड। सेकेंड को -1, बताओ कि ये कैसे आया, ये बताया तो कैसे आया, अपॉन में ना, चलो समझाते हैं। ये देखो, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 नंबर में प्रूव किया ना। आर क्या होता है, देखो आर का मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, राइट। तो अगर मैं चलो यहाँ पे आर की जगह पे ऐसा लिखू, क्यू अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी रेज टू 4। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए कि क्यू अपॉन आर की जगह पे, देखो ये आर था ना इधर, तो आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, क्यू अपॉन एटी। तो यहाँ पे आर की जगह क्यू अपॉन एटी लिख दे तो हो गया सिग्मा टी रेज टू फोर। अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर ले, चलो बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे सिग्मा निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए टी, और ये टी रेज टू फोर नीचे डाल दिया मैंने। तो क्यू को किस में नापते हैं हम लोग, जूल में, हीट को जूल में नापते हैं, अपॉन में एरिया को किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में, टी को कितने टाइम को सेकंड में नापेंगे, और टेम्परेचर को किस में नापेंगे, केल्विन में। बट टेम्परेचर में फोर्थ पावर, तो यहाँ पर फोर्थ पावर आएगी, तो इस वजह से यूनिट है। समझा। ए का मतलब है एरिया, टी का मतलब है टाइम, क्यू मतलब है हीट, हीट एनर्जी। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक और लास्ट चीज है इसमें स्टीफन में, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को दो टेम्परेचर दिए होते हैं, यानी एक तो उसका टेम्परेचर देख, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। जैसे एक हीट बॉडी है, समझो साहिल की बॉडी है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी तो हीट एमिट करेगी, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना रहेगा अभी, तो जनरली 25-27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, यानी इसमें फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला रहेगा क्यू अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा, ये रहेगा टी रेस टू फोर माइनस टी रेस टू फोर, और यहाँ पे बड़ा वाला टेम्परेचर आएगा 1 माइनस टी जीरो, ऐसा।